अदालत, ठीक, आर्टिकल 39A में गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, ये सब इसी के पार्ट हैं, ये सारे ADR के पार्ट हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी मामले को न्यायालय में ना ले जा करके अन्य मेथड से, जैसे पंचायत या सुलह करा देना या समझौता करा देना, इस तरह से उस मामले को क्या कर देना, डिसॉल्व कर देना, सॉल्व कर देना, यानी कि मामले को न्यायालय में ना ले जा करके उसको किसी वैकल्पिक मेथड से समझौता करा के, सुलह करा के खत्म कर देना। जैसे इसके लिए क्या बनाई गई है, लोक अदालतें बनाई गई हैं। इसके लिए जैसे गांव में पंचायत वगैरह जानते हैं, पंचायत, उसमें एक न्याय पंचायत भी है, सिंपल पंचायत भी है। समझौता, कंप्रोमाइज समझते हैं, कंप्रोमाइज, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये है, किसी से भिड़ गए, उस समय खून बहुत गर्म होता है, जो लड़ाई होती है, लत तेरी की शुरू हो गया, मामला थाने तक पहुंच गया उस गर्मा गर्मी में, देखो गर्मा गर्मी में। लेकिन जैसे जैसे 2 दिन 4 दिन 5 दिन बीतता है तो आदमी रियलाइज करता है, अरे यार तो बिना मतलब का यार गलत कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। आपने मुकदमेबाजी भी कर दी, मारपीट भी कर दी, और जहां 3-4 तारीख देखने कोर्ट में गए वहां बात समझ में आ गई। सुबह जा रहे हैं, शाम तक लौट रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट 0। मतलब वकील साहब की फीस बढ़ रही है, कमाई जो है वहां पेपर और समोसा बेचने वालों की हो रही है, खा आप रहे हैं, नुकसान आपका हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो छोटे मोटे मामले हों, चाहे वो पारिवारिक मामले हों या कोई सोशल इशू हो, लड़ाई झगड़े हो, कोई व्यापार में कोई प्रॉब्लम हो, इन सब चीजों को क्या करिए, कंप्रोमाइज करके किसी मध्यस्थता की मदद से, जैसे मान लीजिए ये 2 लोग हैं आपस में लड़ गए, मान लो ये इनका बाल उखाड़ रही है, इनका उखाड़ रही है, तब तक ये आगे बीच बचाव करने, तो कभी कभी हम तीसरे मीडिएटर की हेल्प से भी क्या करते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम को किसी मध्यस्थ के जरिए भी सॉल्व करते हैं। या कभी कभी पंचायत बुला ली जाती है, या दोनों पार्टी किसी थर्ड पर्सन के पास जाते हैं कि भैया फलाने के यहाँ या प्रधान जी के यहाँ चलो, फैसला वहीं होगा। अगला पार्टी क्या करता है, दोनों लोगों की बात को सुनेगा, फिर दोनों को समझा बुझा करके दोनों के बीच क्या करा देगा, समझौता करा देगा कि जाओ भाई लड़ाई झगड़ा मत करना। ये टोटल टॉपिक इसी पे बेस्ड है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ADR कहते हैं। आई बात समझ में? तो इसको लिखवा भी दें आप लोगों का। हाँ, लिखेंगे ना आप लोग। क्लास 3 बजे तक चलेगी, 1:30 बजे हमने 26 स्टार्टिंग लगभग 1:30 बजे किया है, तो 3 बजे तक पढ़ाएंगे अगली वाली क्लास। हाँ, तभी तो पूरा होगा। हमने कहा था सर को कि ले लीजिए, तो कह रहे नहीं, उनके यहाँ कॉलेज में कुछ पता नहीं क्या TC का काम हो रहा है, कुछ ऐसा है क्या, TC जमा हो रही है क्या, पता नहीं। ऐसा लाल सर को हमने फ़ोन किया था पहले ही, हमने कहा सर हम लेट हो जाएंगे 15-20 मिनट, तो आप ले लेना, हम दूसरी क्लास ले लेंगे। एक मिनट, असल बात पहली वाले में हमको बेटा होती है दिक्कत लेने में क्लास, दूसरी वाले में हम आ जाते हैं, जैसे लेट लेते भी हो गए तो कोई बात नहीं। आज कुछ ठंड कम है क्या? नहीं सर, नॉर्मल हो गई थोड़ी, हाँ। सुबह ज़्यादा। लिखिए, अथवा सुबह ही निकले हैं ना, देखिए वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र, हिंदी में लिख लीजिए वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन,
या शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एडीआर। क्या कहते हैं बेटा, एडीआर। लिखिए एडीआर एक विवाद को, एडीआर एक विवाद को, एडीआर एक विवाद को हल करने का उन तरीकों में से है, हल करने के उन तरीकों में से है, एडीआर एक विवाद को हल करने के उन तरीकों से है जिसके जरिए लोग बिना किसी ट्रायल के, ट्रायल लिख लेंगे, ट्रायल ना, यस सर। बिना किसी ट्रायल के अपने, ब्रैकेट में लिखिए, बिना न्यायालय में मुकदमाबाजी किए, ब्रैकेट में लिखिएगा, बिना न्यायालय में मुकदमाबाजी किए, बिना न्यायालय में मुकदमाबाजी किए, ब्रैकेट बंद, ट्रायल के अपने, ब्रैकेट में लिख लिया, विवादों को, अपने विवादों को सुलझाने में समर्थ होते हैं, अपने विवादों को सुलझाने में समर्थ होते हैं, अर्थात एडीआर मुकदमेबाजी का एक विकल्प है, अर्थात एडीआर मुकदमेबाजी का एक विकल्प है जिसमें हिंसा एवं मुकदमेबाजी का बहुत अभाव होता है, जिसमें हिंसा एवं मुकदमेबाजी का बहुत अभाव होता है। कुछ समझ में आया? एडीआर क्या है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन का मतलब कि किसी मामले को बिना न्यायालय ले गए इसको एक वैकल्पिक माध्यम से क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, यानी कि ट्रायल मुकदमेबाजी नहीं करनी है। इस मुकदमे को हम अलग तरीके से, जैसे समझौता कर लेना, कंप्रोमाइज सुलह कर लेना, या पंचायत या किसी थर्ड पार्टी के मदद से किसी प्रॉब्लम को, किसी लड़ाई झगड़े बवाल को क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। इसे सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? वैकल्पिक निवारण तंत्र। ऐसे सिंपल रूल क्या है कि अगर दो लोगों में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है किसी भी चीज को लेकर के, तो उसका फैसला कौन करेगा? न्यायालय करेगी। लेकिन ऐसे अगर मामले, छोटे छोटे मामले न्यायालय में जाएंगे तो इतने ज्यादा नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे कि ऐसे ही इतने 15-15, 10-10 लाख केसेस पेंडिंग में है भारत में, उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है। तो एक छोटे छोटे मुकदमे की सुनवाई कैसे होगी? इसलिए एक वैकल्पिक निवारण तंत्र के रूप में इसका विकास होना क्या है? जरूरी है, क्योंकि हर मामले को न्यायालय में ले जाने से दोनों ही पक्ष का नुकसान होगा, टाइम भी खराब होगा और समय भी लगेगा और कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता शिकायतें कंज्यूमर फोरम जिसे कहते हैं, उपभोक्ता शिकायतें, पारिवारिक विवादों, निर्माण संबंधी विवादों, व्यापार संबंधी विवादों आदि को
एडीआर के माध्यम से व्यापार संबंधी विवादों आदि को एडीआर के माध्यम से आसानी से सुलझाया जा सकता है। एडीआर के माध्यम से आसानी से सुलझाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को, एडीआर सिंपल लिख लो चाहे, एडीआर को या वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, विधिक सेवा क्या लिखे हैं, विधिक सेवा लिखिए। एडीआर को एक बार सुन लिया करिए, एडीआर को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के माध्यम से भी मजबूती मिलती है, के माध्यम से भी मजबूती मिलती है। वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के माध्यम से भी मजबूती मिलती है। अब डालिए हेडिंग, वैकल्पिक विवाद समाधान के प्रकार या एडीआर के प्रकार। वैकल्पिक विवाद समाधान के प्रकार या सिंपली क्या लिख सकते हैं, एडीआर के प्रकार। काइंड कितने तरीके का होता है, कितने तरीके से समस्या का समाधान किया जा सकता है, तो लिखिए डियर, लिखिए वैकल्प एडीआर को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एडीआर को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला लिखेंगे पंचाट, क्या लिखेंगे, पंचाट, पंचाट अंग्रेजी में इसे कहते हैं आर्बिट्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा, आर्बिट्रेशन, ARBITRATION, आर्बिट्रेशन। क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेशन ब्रैकेट। ये पंचाट क्या होता है, लिख लीजिए फिर समझाते हैं। देखिए, पंचाट विवाद समाधान की एक ऐसी प्रक्रिया है, पंचाट विवाद समाधान की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक तटस्थ, इसका मतलब होता है न्यूट्रल। इसका मतलब क्या होता है, न्यूट्रल, जो किसी का पक्ष ना ले, जिसमें एक तटस्थ तृतीय पक्षकार, जिसमें एक तटस्थ तृतीय पक्षकार या पक्षकारों का समूह मामले के पक्षकारों का समूह मामले के गुण दोषों के आधार पर निर्णय देता है। गुण और दोष के आधार पर, गुण और दोष के आधार पर निर्णय देता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए,
आम तौर पर पंचाट के फैसले के विरुद्ध, आमतौर पर पंचाट के फैसले के विरुद्ध अपील का कोई अधिकार नहीं होता। आमतौर पर पंचाट के फैसले के विरुद्ध अपील का कोई अधिकार नहीं होता। और लास्ट पॉइंट इसमें एक और लिख लीजिए, फिर समझाते हैं। कुछ अंतरिम उपायों को छोड़कर, कुछ अंतरिम उपायों को छोड़कर पंचाट की न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप की बहुत कम गुंजाइश होती है। कुछ अंतरिम उपायों को छोड़कर पंचाट की न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप की बहुत कम गुंजाइश होती है। बहुत कम गुंजाइश नहीं लिख पाए क्या? कुछ अंतरिम उपायों को छोड़कर पंचाट की न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप की बहुत कम गुंजाइश होती है। अब समझिए, पंचाट या आर्बिट्रेशन के माध्यम से किसी मामले को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति भी हो सकता है जो न्यूट्रल हो, ना इनका पक्ष ले और ना इनका पक्ष ले, यानी कि दोनों का बात सुनेगा। भाई आपने अपनी बात कही, इन्होंने अपनी बात कही, फिर उस मामले को मेरिट और डिमेरिट के आधार पर, यानी गुण और दोषों के आधार पर क्या कर देगा, अपना वो फैसला सुना देगा, जिसमें दोनों पक्षकार क्या होते हैं, मानने को बाध्य होते हैं, मतलब उस फैसले को मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप और आपके बीच कोई विवाद है, मान लीजिए हम इसमें एक आर्बिट्रेटर हैं। क्या है? आर्बिट्रेटर। तो हम मध्यस्थ हैं। आपकी भी बात को सुनेंगे और आपकी भी बात को सुनेंगे। उसके बाद हम अपना क्या करेंगे, फैसला सुनाएंगे। आप भी मानोगे और आप भी मानोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका एक ताशकंद समझौता हुआ था, याद आ रहा है? पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की राजधानी से चला गया। तो जैसे इंडिया और किसके बीच हुआ था, पाकिस्तान के बीच एक शिमला समझौता भी हुआ था। ठीक, ये जो समझौते होते हैं अक्सर किसी के किसमें होता है, किसी तीसरे पक्षकार की उपस्थिति में होता है। जैसे एक बार बिल क्लिंटन कह रहे थे, किससे, यूक्रेन, वहां के ज़ेलेंस्की जो वहां का राष्ट्रपति है, हम उनके बीच और किससे, आपके पुतिन के बीच हम क्या कर देंगे, समझौता करवा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे मामले को इस तरह से क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। किसी तीसरे पक्षकार को बुला करके वह तीसरा पक्षकार दोनों लोगों के बीच क्या करा देता है, कंप्रोमाइज करा देता है। इसे क्या कहते हैं, पंचाट कहते हैं। पंचाट में एक तीसरा पक्षकार दोनों लोगों की बात को सुनेगा और सुनने के बाद अपना फैसला सुनाएगा या दोनों के बीच कंप्रोमाइज करा देगा। अगला देखिए, मध्यस्थ। नेक्स्ट टाइप में लिखिए मध्यस्थता या मेडिटेशन, इंग्लिश में मेडिटेशन, MEDIATION, मेडिटेशन। अंग्रेजी भी लिख लिया करिए, मध्यस्थता, इंग्लिश में मेडिटेशन, MEDIATION। कभी कभी एग्जाम में करता क्या है, इंग्लिश वर्ड को ही रख देता है। तो दोनों ध्यान रहे, हिंदी और इंग्लिश दोनों जानिए। MEDIATION, मेडिटेशन। हिंदी में मध्यस्थता। मध्यस्थता क्या होता है? हाँ, लिखिए, मध्यस्थता की प्रक्रिया का लक्ष्य, मध्यस्थता की प्रक्रिया का लक्ष्य
विवादित पक्षकारों को आपसी सहमति के माध्यम से समाधान तक पहुंचाने में सहायता करना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मध्यस्थता की प्रक्रिया का निरीक्षण एक निष्पक्ष तृतीय पक्ष अर्थात एक मध्यस्थ के द्वारा किया जाता है। तृतीय पक्ष अर्थात एक मध्यस्थ के द्वारा किया जाता है। एक लास्ट पॉइंट इसमें और लिख लीजिए, वादी प्रतिवादी पक्षों द्वारा मध्यस्थ को यह अधिकार दिया जाता है कि वह उनके बीच समझौता करवाए। अब इसमें देखिए, जैसे एक पर्सन होगा वो तीसरा व्यक्ति होगा, यानी कि तृतीय पक्षकार का मतलब जो दोनों लड़ाई झगड़े में शामिल ना हो, एक कोई थर्ड न्यूट्रल पर्सन होगा, तो वह दो लोगों के बीच मध्यस्थता करेगा। वह दोनों लोगों का पक्ष नहीं लेगा और दोनों लोगों के बीच ये दोनों पार्टी इस बात पे एग्री होते हैं कि जो तीसरा पक्षकार है, मीडिएटर है, उसके जो भी वह फैसला देगा उसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्योंकि दोनों पार्टी जब तक एग्री नहीं होगी तब तक वह मीडिएशन कर नहीं पाएगा, मध्यस्थता कर नहीं पाएगा। इसलिए दोनों पार्टी उस मध्यस्थ को यह अधिकार देते हैं कि आप हम लोगों के बीच क्या करा दीजिए, कंप्रोमाइज करा दीजिए, समझौता करा दीजिए। तो वह दोनों लोगों की बातों को सुनने के बाद दोनों पक्षकारों को क्या करना देता है कि बीच किसी भी मुद्दे को लेकर के जो उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट है, एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है, तो वादी और प्रतिवादी के बीच क्या करा देता है, समझौता करा देता है। अब जब मामला कंप्रोमाइज हो जाता है तो फिर आगे यह न्यायालय या कहीं और नहीं जाता है, यही मामला क्या हो जाता है, डिस्पोज ऑफ हो जाता है। ऐसे भी भारत के न्यायालयों में कमी नहीं है। अभी किसी कचहरी में चले जाइए तो केस कम, वकील ज्यादा मिलेंगे, और जैसे गेट पर आप पहुंचेंगे वैसे वहां उनके लोग खड़े रहेंगे, आइए भाई साहब क्या बनवाना है आपको। हाँ, पेशकार, मतलब पेशकार नहीं, वो जो नए नए वकील बेचारे सीखने जाते हैं उन्हीं को लगा देते हैं, जाओ पकड़ करके ले आओ। तो ये चीज चलता है। सर, जज के जो पड़ोस में बैठते हैं, मतलब ग्रुप डी वाले, वो भी घूस लेते हैं जज के सामने, तो जज नहीं कुछ कहता है। सामने कैसे लेगा यार, सामने ही तो ले लेते हैं 50 रुपए 100 रुपए, जो मतलब वो रजिस्टर निकाल के देते हैं। नहीं, सामने तो नहीं लेगा। आप मान लो जज बैठा है और वही पैसा थोड़ा लेगा, खड़े हैं, इधर खड़े हैं, बस धीरे से साइड से भले ले लेगा, सामने कैसे, सामने देते वो सामने। अरे भाई, प्रोसीडिंग में वो भी तो होता है, सीसी कैमरे में भी तो प्रोसीडिंग होती है। नहीं, वो हमारे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले वो कैमरे में रिकॉर्ड भी होता है, आज तो ये लाइव भी तो होता है। फिर भी वो ले लेते हैं ना, सामने जज बैठे, जैसे इधर भी खड़े इधर भी खड़े। यार हमने तो नहीं देखा, दाएं बाएं भले लेता हो, लेकिन सामने कैसे ले लेगा यार, रिकॉर्ड हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी। जैसे मतलब सेंटर पे जज बैठा है, थोड़ा इधर मतलब खड़े हैं तो ले लेते हैं। जज इसी के देखता ही नहीं, वो नीचे मुड़ रहा है। ठग दिए हो क्या सर? जाते हैं तो हमारे भाई तो देंगे, देखा है क्या? मतलब हम ही ने दिए दिए। अच्छा, हो सकता है भाई तुमने दिया हो, उसने ले लिया हो, तो काफी होशियार पेश कर रहा होगा फिर।
नहीं बताता है कि मतलब सामने ना दो, सामने ना दो। हाँ मैं मतलब नजर से बताता है, इशारा करता है, पर हम लोग हैं जो मतलब सामने दे देते हैं उसे। चलो अच्छा कोई बात नहीं। अगला देखिए शूलह, कैंसिलेशन। शूलह को कैंसिलेशन, CONCIAATION, शूलह लिखिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विवादों का समाधान, विवादों का समाधान समझौता या स्वैच्छिक करार द्वारा, समझौता या स्वैच्छिक करार द्वारा किया जाता है, स्वैच्छिक करार द्वारा किया जाता है। अभी समझाते हैं क्या है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, पंचाट के विपरीत, पंचाट के विपरीत सुलह की प्रक्रिया में, पंचाट के विपरीत सुलह की प्रक्रिया में बाध्यकारी निर्णय नहीं दिए जाते हैं। सुलह की प्रक्रिया में बाध्यकारी निर्णय नहीं दिए जाते हैं। बाध्यकारी निर्णय नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखिए, इसमें दोनों पक्ष, इसमें दोनों पक्ष निर्णय को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसमें दोनों पक्ष निर्णय को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। कभी कभी लोग करते क्या है, मारपीट कर लेते हैं, फिर सुलह कर लेते हैं, उसके बाद फिर महीने 2 महीने मारपीट कर लेते हैं। समझ गए? तो थाने में गए मान लो, और दरोगा जी ने क्या करा दिया? सुलह करा दिया, या किसी थर्ड पर्सन ने करा दिया। अच्छा, तब तक तो दोनों मान जाते हैं, या कभी कभी नहीं भी मानते हैं। तो कभी दरोगा कहता है कि देखो दोनों को अंदर डाल देंगे, दोनों पर मुकदमा लिखेंगे, दोनों को अंदर डाल देंगे, वरना कंप्रोमाइज कर लो। लेकिन कहते नहीं तुम डाल ही दो हमें अंदर, हमें जेल जाना है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो कभी कभी ये चीज भी सामने आती है कि जो व्यक्ति दोनों के बीच कंप्रोमाइज या समझौता या सुलह कराने का प्रयास करता है, उस बात को मानते नहीं है लोग, अड़ जाते हैं, नहीं हमें जाना है, करना है तो करना है। तो धमकी भी देता है, नहीं हम दोनों को अंदर डाल देंगे, एक को नहीं डालेंगे, दोनों कहें ठीक है साहब जेल भेज दो हम, लेकिन हम बात मानेंगे नहीं। तो इसमें क्या है, पंचाट के विपरीत इसमें जो भी निर्णय होता है, जो भी पक्ष देता है या जो कंप्रोमाइज कराने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति कोशिश तो करता है, लेकिन अगर पक्षकार नहीं मानते, जिन लोगों के बीच विवाद है, पक्षकार का मतलब जिन लोगों के बीच विवाद है, अगर वह समझौता करने के लिए एग्री नहीं होते हैं, या कभी कभी होता है घंटे 2 घंटे या 2-4 दिन के लिए मान जाते हैं, अब मानने के बाद फिर जाकर के उसके बाद FIR भी कराते हैं। मान लीजिए यहाँ हमने समझौता कर लिया, 2 दिन बाद 1 दिन बाद किसी ने चढ़ा दिया कि नहीं नहीं अरे तुम बेवकूफ हो यार, तुमको कोर्ट में जाना चाहिए था, वहां ज्यादा इसको थाने में FIR कर देना चाहिए था, अंदर हो गया होता, तुमको बेवकूफ बना दिया गया, 2 दिन बाद वो चला गया। कहने का मतलब यह है, इसमें पक्षकारों के ऊपर यह बाइंडिंग नहीं होती है, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, खाली यह दोनों के अपने उस पर निर्भर करता है, माने या ना माने, माने तो ठीक, ना माने तो भाई आगे तो। अब पंचाट में क्या होता है, वो तरह से बाध्यकारी होता है, दोनों पक्ष मानने को मजबूर होते हैं, ये दोनों में अंतर होता है। ठीक, अगला लिखिए, देखिए बातचीत या निगोशिएशन, बातचीत या निगोशिएशन। निगोशिएशन किस में लिखे? NEGATION, निगोशिएशन, बातचीत, NEGATION,
ये तो सर दुकानों में भी लिखा होता है प्राइस आर नेगोशिएबल। हाँ, निगोशिएबल, यस, NEGOTIATION, निगोशिएशन, बातचीत। जैसे कभी कभी हस्बैंड एंड वाइफ भी लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं आपस में, नहीं, सुलह भी हो जाता है। मान लो बीवी मायके भाग गई पति से लड़ करके, तो उसमें घर वाले या रिश्तेदार लोग कंप्रोमाइज कराते हैं, बातचीत कराते हैं, ऐसा भी होता है भी। लिखिए, बातचीत एक गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है। लिखिए, बातचीत एक गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है जिसमें विवादों के निपटाना, लिखो, जिसमें विवादों को निपटाने के लिए एक गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है जिसमें विवादों को निपटाने के लिए किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना, तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना दोनों पक्षों के बीच, बिना क्या लिखें, तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना दोनों पक्षों में या दोनों पक्षों के बीच चर्चा शुरू की जाती है। दोनों पक्षों के बीच चर्चा शुरू की जाती है। जैसे कभी कभी होता है मियाँ बीवी लड़ लेते हैं, एक दो दिन नहीं बोलेंगे एक दूसरे से, फिर एक दो दिन बाद क्या होगा, चर्चा, बस वही हाल है। नाम नहीं लेंगे, या कोई बड़ा गुस्सा आएगा तो मतलब किसानों में बात होगी, या बहुत सारी चीज टेक्निक है। खाना बना दिया किसी को, खाना खा ले, खाना बना दिया है, किचन में रख दिया है, खा लेना, ऐसी आवाज दे के आदमी धीरे से निकल लेता है, ये भी होता है। या कुछ सामान ले आए, वहां रखा है ले लेना, नहीं होता है, रखा है वहां ले लेना, बातचीत आपस में नहीं हो रही है, रखा है ले लेना। बच्चों से कह देंगे, बच्चों से जाओ मम्मी को दे आओ, या चाय वगैरह मान लो बना, क्या जाओ पापा को जाओ, बाहर बैठे हैं। तो ये चीजें कभी कभी होती हैं। तो इसमें क्या होता है बातचीत में, जैसे मान लो किसी से आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, या बगल में पड़ोस में कभी किसी से हो गया, तो कुछ दिन तक, महीने 10 दिन 20 दिन कोई उसमें मतलब आपस में कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन जैसे समय बीत जाता है, थोड़े दिन, 1 आध महीने बाद, 10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, तो लोग आपस में बातचीत फिर क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। है बात समझ, इसे कहते हैं बातचीत यानी को शीश। है बात समझ। आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। यह विवाद के समाधान का सबसे आम मतलब जनरल वैकल्पिक तरीका है। यह विवाद के समाधान का सबसे आम वैकल्पिक तरीका है, मतलब इट इज ए जनरल मेथड। बातचीत यह सबसे एक जनरल या आम तरीका है। चलो भाई, कुछ दिन लड़ाई झगड़ा कर लिए, नहीं बोल रहे हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे बात शुरू। कभी कभी बच्चों में ज्यादा होता है। इससे बच्चे होते क्या है, 2 लड़ लिए 1 दिन 2 दिन, तो बच्चों के चक्कर में बड़ों से लड़ाई हो जाती है, और 2-4 दिन बाद बच्चे भूल जाते, फिर एक साथ खेलना शुरू कर देते हैं। कभी कभी हम ही लोग गाँव में थे, तो खेलते होते कई मार किसी पटका पटकी हो भाई, हो जाती है बचपना में भाई। उम्र कितनी, 10 साल 12 साल 8 साल, ऐसे छोटे छोटे हम लोग भी रहते थे। मान लो खेलते खेलते किसी से कुछ हो गया, तो होते होते कभी उसका रूप बड़ा हो जाता है। मान लो डंडी फाड़ दिया, मार दिया, ऐसे भी होता था। हम लोग करते खिलाते लड़ते थे, तो कुछ नहीं मिलता था, गुस्सा में आया तो बंडियान फाड़ दिया किसी ने, और उसमें लड़ाई ऊपर तक पहुंच गई। तो कभी कभी घर वाले भी आपस में लड़ जाते थे, ऐसा भी होता है। अच्छा, 2 दिन बाद 3 दिन बाद बच्चे फिर वो आपस में खेल रहे हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता? अमूमन होता है, ऐसा ही होता है।
तो इस तरह का मतलब ये सबसे किसी भी चीज को, अच्छा बड़े नहीं बोलेंगे बच्चे शुरू कर देंगे, फिर घर वाले भी बोलना शुरू कर देते हैं आपस में, अरे छोड़ो यार बच्चों की बातें थे कौन ध्यान में, इस तरह से। तो ये सबसे जनरल तरीका है किसका, किसी भी छोटे मोटे विवाद को निपटाने का। अच्छा, ये जितनी भी चीजें हैं ये छोटे मोटे विवाद किससे ही संबंधित, मतलब जो ज्यादा सीरियस नेचर का ना हो, जिसमें ज्यादा लीगलिटी चीजें ना हो। अब इसे मान लो मर्डर कर दिया, चोरी डकैती कर दिया, तो उसमें थोड़ा नेगोशिएशन होगा, उसमें नहीं होता है। मतलब छोटे मोटे चीज़ों के लिए जो आम मर्जा की चीज़ें होती है, रोजमर्रा की चीज़ें होती हैं, उस जिसका कोई बहुत बड़ा किसी पार्टी पर प्रभाव ना पड़े। चलिए नोट करिए। अगला, सामान्यतः इसका प्रयोग जो आप लिख रहे हैं व्यापार में, यही आप कह रहे थे ना, सामान्यतः इसका प्रयोग व्यापार कामा गैर लाभकारी संगठनों, व्यापार गैर लाभकारी संगठनों कामा सरकारी शाखाओं, गैर लाभकारी का मतलब एनजीओ, गैर लाभकारी संगठनों कामा सरकारी शाखाओं कामा कानूनी कार्रवाई, सरकारी शाखाओं कामा कानूनी कार्रवाई, राष्ट्रों के बीच और व्यक्तिगत मामले, राष्ट्रों के बीच और व्यक्तिगत मामले जैसे शादी, तलाक, पालन पोषण, और व्यक्तिगत मामले जैसे शादी, तलाक, पालन पोषण और रोजमर्रा के जीवन में किया जाता है, और रोजमर्रा के जीवन में किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी भारत पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करता। भारत क्या कहता है कि आप पहले आतंकवाद को क्या करिए, रोकिए, तब हम आपसे बातचीत करेंगे। अच्छा, जैसे मान लो कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कोई ऐसा अटैक किया, जैसे अभी वहां पे किया था, पुलवामा, कहाँ किया था ये, नहीं अभी जो जल्दी वो लेडी को जो मारा था पहलगांव में आए और गोली मारी भारतीयों को। अच्छा, जैसे मान लीजिए भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की, ऑपरेशन सिंदूर चलाया। अच्छा, कुछ दिन तक दोनों देशों के बीच बात नहीं होगी, आने वाले 2 साल 4 साल 5 साल कुछ समय बीत जाएगा, तभी होगा कि भाई हम लोग जो मामले हैं उसको बातचीत के जरिए क्या कर लें। अक्सर ये मामले तलाक, शादी, पालन पोषण और रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है उसमें ज्यादातर किया जाता है। कभी कभी लोग गुस्सा होकर के आदमी घर से चला जाता है, जेंट्स भी कभी कभी घर से भाग जाता है, महिलाएं भी मायके चली जाती हैं। ऐसा भी होता है, किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ तो कभी कभी हस्बैंड भी बाहर चला जाता है, कहीं कमाने चला गया, कहीं और चला गया, या वाइफ भी चली गई मायके। तो मान लो बहुत गुस्सा आदमी है, बहुत टेम्पर ज्यादा गर्म है, तो कुछ दिन तक, महीने 2 महीने 1 महीने तक बातचीत नहीं होगी, फिर धीरे धीरे क्या होती, आपस में बातचीत होने लगती। ठीक है, अगला ये आसान चीज है, इसमें कुछ नहीं ऐसा है। देखिए एक्चुअली इस को टॉपिक रखने का उद्देश्य ये है कि जैसे अगर आप एक मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम है, एडीएम है, किसी डीएम है, किसी पद पर हैं, तो अक्सर आपके पास फरियादी आते हैं। क्या आते हैं? फरियादी, यानी कि जो मतलब विक्टिम है, जो किसी चीज से प्रभावित है, वो आपके पास आएगा कि साहब हमारी जमीन कब्जा कर ली, साहब हमको इन्होंने ये कर दिया, साहब मतलब कुछ न कुछ चीजें प्रॉब्लम लेकर के आपके पास वो आएगा। तो आप अब उसको कहो नहीं जाओ तुम न्यायालय जाओ, लीगल प्रक्रिया करो, तब तो बेचारा वो करता रह जाएगा। आप त्वरित न्याय क्या देंगे? आप दूसरी पार्टी को भी बुला लेंगे, हाँ भाई किसके नाम से है, क्या है, आपने उसको कॉल किया, इतने बजे तुम आ जाओ, उनको भी टाइम दे दिया, उनको भी टाइम दे दिया, दोनों के बीच मामले को इनकी भी बात सुनी और इनकी भी बात सुनी, और मौके पर भी जाकर के देख लिया या किसी को भेजवा करके दिखवा लिया कि रियल में दोनों सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं।
आपने देखा और समझा, उसके बाद आप कहोगे ऐसा करो कि आप लोग ये मतलब मान जाओ या समझौता करा देंगे, यानी कि दोनों को क्या मिल जाएगा, उनका समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप किसी पद पर जाएं तो ज़्यादा मामले को क्या करें, सॉर्ट आउट एडीआर के माध्यम से, बातचीत, निगोशिएशन, मीडिएटर, थर्ड पार्टी को मिला करके, पंचायत से, मतलब किसी भी तरह से उसको क्या करिए, रिजॉल्व कर दीजिए और यह मामले ज़्यादा मुकदमे रजिस्टर्ड ना हो। क्योंकि जनता को, एक आम आदमी को, मान लो एक लेबर है, अगर वो महीने में 2 बार तारीख देखने जाएगा तो 500 रुपये भी अगर कमाता तो 1000 रुपये का नुकसान। उसके बाद वकील साहब भी 1500 लेंगे, ऐसा तो है नहीं फ्री में देख लेंगे, यानी कि उसका वेस्टेज ऑफ मनी एंड वेस्टेज ऑफ टाइम है। उसी वेस्टेज ऑफ मनी और टाइम को बचाने के लिए ही यह वैकल्पिक तंत्र को क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। आई बात समझ? चलिए अगला लिखिए। न्याय पंचायत और लोक अदालत, ये 2 चीजें हैं। दोनों ने नहीं, पहले एक लिखिए, पहले लिखेंगे न्याय पंचायत। न्याय पंचायत लिखिए, लिखिए डियर, न्याय पंचायत लिख लिए ना, न्याय पंचायत। न्याय पंचायत को ग्राम पंचायत की न्यायपालिका कहा जाता है। न्याय पंचायत को ग्राम पंचायत की न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका कहा जाता है, कहा जाता है। न्याय पंचायत को ग्राम पंचायत की न्यायपालिका कहा जाता है। आगे लिखिए, एक न्याय पंचायत में कम से कम 10, एक न्याय पंचायत में कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 25 सदस्य होते हैं। मतलब 10 से लेकर के 25 के बीच कोई फिगर हो सकता है। कम से कम 10 और अधिकतम 25 सदस्य होते हैं, अधिकतम 25 सदस्य होते हैं, यानी 10 से लेकर के 25 के बीच कोई फिगर हो सकता है। पूर्णविराम। न्याय पंचायत को दीवानी के साथ साथ फौजदारी के, न्याय पंचायत को दीवानी के साथ साथ फौजदारी के छोटे अपराधों को भी सुनने का अधिकार होता है। न्याय पंचायत को दीवानी के साथ फौजदारी के छोटे अपराधों को भी सुनने का अधिकार होता है। यानी कि जो आपकी न्याय पंचायत है, यह चाहे मामला दीवानी हो, मतलब दीवानी मतलब जमीन जायदाद से संबंधित विवाद हो, या फौजदारी, फौजदारी का मतलब चोर, डकैती, रेप, मर्डर, चोरी, मर्डर, हत्या, लूट, 420, फोर्जरी, रेप, कोई भी मामला हो सकता है। तो ये दोनों पक्षों की, लेकिन ये इतने बड़े क्राइम को नहीं सुनेगी, छोटे मोटे मामले, जैसे मान लो 2 लोग किसी बात को लेके लड़ गए, एक लाठी उनको मारे, एक लाठी उनको मारे, एक की उंगली टूट गई और एक को मान लो कट गया, ब्लड आ गया। नहीं, वो तो अलग मामला, तो हत्या वाला नहीं यहाँ साल होगा। छोटे मोटे मामले, पटकी पटका हो गया, लाठी लाठा थोड़ा मोड़ा हो गया, मतलब हल्के फुल्के मामले को ये क्या कर देगा, सॉल्व करने का इसके पास अधिकार चाहिए। लेकिन बड़े मामले को नहीं, छोटे मोटे मामले को कर सकता है। तो सिविल के साथ साथ फौजदारी, कई बार क्वेश्चन, एक बार शायद पीसीएस में, आईएएस में पूछ लिया था कि न्याय पंचायतों को केवल
दीवानी अधिकार है, केवल फौजदारी है, या दोनों? आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। लेकिन वह मामले कैसे होने चाहिए? छोटे मामले होने चाहिए, यानी कि सीरियस मैटर नहीं होना चाहिए, हल्के फुल्के मामले होने चाहिए। हल्के फुल्के का मतलब जिसमें 6 महीने, साल भर की सजा, 500 का जुर्माना, इस तरह के मामले। सर दीवानी जो मामले होते हैं वो लंबे समय तक क्यों चलते हैं? अब लंबे समय तक इसलिए चलते हैं कि जो न्यायालय की प्रक्रिया है उसमें सबूत, रिकॉर्ड सब करते धरते 10-10 साल, 60 साल, 15-15 साल, किसी कोई तो 20-20 साल मुकदमे चलते रहते हैं। एक जगह से मान लीजिए पहले आपने कचहरी में दायर किया, वहाँ से हार गए तो आप जिले पे गए, वहाँ से हार गए तो फिर हाई कोर्ट गए, वहाँ से हार गए तो सुप्रीम कोर्ट गए, तो 3-4 जगह टहलते टहलते वो 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं मुकदमे को फाइनल होने में। हमारा एक सलाह है लाइफ में सभी के लिए कि अगर कभी मामला छोटा मोटा हो, इसमें 1-2 लाख का नुकसान हो, बड़ा लॉस ना हो, छोटे अगर नुकसान हो, तो उस चीज को भूल जाओ, कभी भी उसके लिए मुकदमाबाजी मत करो। यू वेस्ट योर टाइम और अपने जिंदगी के सबसे हंसी पल को खो देंगे, ये आप जान लीजिए। इसमें हमेशा आपको स्ट्रेस या तनाव होगा, आप मेंटली परेशान होंगे कि मेरा ये होगा, मैं ऐसा कर दूंगा। इसमें क्या होता है, आप तो सफर करोगे, आपकी पूरी फैमिली सफर करेगी। तो जहां 1000, 2000, 10,000, 5,000, लाख, 2 लाख छोटे मामले हैं अपने अपने लेवल के अनुसार, उन मामलों में कभी मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमेशा उससे दूर रहना चाहिए। वो आपको हमेशा बेनिफिट देगा, लेकिन इंसान अपना तत्काल फायदा देखता है और उसका ईगो, अहम, कैसे नहीं तुमने कर दिया या कैसे मैं नहीं कर सकता हूं, ये सबसे बड़ी है। जो अहम वाली बात इंसान की आती है, यही सबसे बड़ा उसका दुश्मन। उसमें आपकी जिंदगी के कब 2, 4, 5 साल खत्म हो जाते हैं आपको एहसास भी नहीं होता है, और आने वाली जो परिवार है, फैमिली है, वो सफर करती है। हाँ, देख लो किसी के अगर यहाँ मुकदमा होगा तो पूछ लेना, कचहरी आते जाते आदमी की हालत खराब हो जाती है। अब वेस्टेज ऑफ मनी एंड वेस्टेज ऑफ टाइम। अरे दिन भर बैठे रहते हैं, मुकदमे का समय आ रहा है, पुकारा जाएगा, तब आओ, 2 घंटे 4 घंटे बैठ के मूंगफली खा रहे हैं, वहीं चाय पी रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसा भी होता है। वकील साहब, स्टार साहब पैसा लेने नहीं है, देने गए हैं, वहां लेने गए हैं। वो मुवक्किल देगा, खाने पीने का खर्चा, मिठाई का खर्चा आप देंगे, वो कभी नहीं, आप चमन्नी अपने जेब से नहीं खर्च करेंगे। जितने मुंशी ये सब होते हैं प्राइवेट वाले, ये घर से खाली चाय भी पी के नहीं जाते, ब्रश व्रश करके गिलास पानी पी चल देते हैं, जो वहाँ 10 लोग मिलेंगे 10 बार खिलाएंगे, इनका भगवान ने। हाँ, तो ये चीजें हैं। चलिए लिखिए। आज भाई हम लोग जानते हैं ना कोर्ट कचहरी क्या है, कैसे है, बहुत बड़े करीब से देखा है, LLB की यार बड़े करीब से चीजों को देखा है। ऐसे हमारे यहाँ एक बार 13 साल मुकदमा चला खेत प्रॉपर्टी का, हुआ कुछ नहीं, 13 साल मुकदमा चला, लाखों रुपए बर्बाद हो गए। आज के समय में वो पैसे होते तो कम से कम 20 लाख, 15-20 लाख रुपए होते। आज के डेट में उसकी कीमत उस समय 1 लाख थी, आज की कीमत में उसकी कीमत 20 लाख रुपए होते। बर्बाद हो गए, कुछ नहीं हुआ, जहां का जैसे तब था वैसे अब है, और आज के डेट में आपस में सुलह किया जा रहा है। क्या फायदा, खरीद लेते हमारी तरह 30 साल का हो गया, हमने खरीद। अब हमें जैसे हमारा खेत जो है 5-6 जगहों पे है, 6 जगहों पे है, इसे पट्टीदार समझते हैं ना आप लोग, तो कहीं किसी के नाम से, कहीं किसी के नाम से। अब वो हमें ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह का, हम एक जगह का उन्हें ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ये स्थिति आ गई है कि आप बात वही सुलह ही करना पड़ा, लेकिन आपस में परिवार में मनमुटाव हुआ, लड़ाई झगड़ा भी आपस में हुआ, विवाद भी हुआ, अब समाधान भी हो गया, आपस में सब लोग अपना करके ये चीजें होती हैं। नोट करिए डियर। इसी में अगला उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, रुकिए हम मैडम को भेज दे रहे हैं, आपको भेज देंगे, क्या फायदा टाइम को वेस्ट करने से, समझा दे रहे हैं।
अभी ग्रुप में पहुंच जाएगा आप तक। ना लिखिए भी मैडम को नहीं चाहिए। मैम एक छोटा सा वो भेजा है ग्रुप में, अभी पहुंच जाएगा, हम समझा के फिर आपको वो पढ़ाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसमें ज़्यादा कुछ रह के नहीं गया है, खाली वीडियो बनता है। नहीं, वीडियो इसमें बन रहा है। बात समझ में आई? देखिए अभी आप तक पहुंच जाएगा, मैं भेजेंगे। हाँ पहुंच गया, देखिए भाई अपना खोलिए मोबाइल आप। इसमें देखिए पेज नंबर 3 पर देखिए, खुला, देखिए पेज नंबर 3 पे देखिए क्या होगा। अच्छा दे दिए। इसमें पेज नंबर 3 पे देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 42 में न्याय पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसमें मंडल के हिसाब से 4-5 ग्राम पंचायतों को मिला करके एक न्याय पंचायत बनाया जाता है। एक न्याय पंचायत का कार्यकाल 5 साल। तो जब 4-5 गांव को मिला देते हैं, ये क्या हो गया भाई? चलेगा नहीं? नहीं यहाँ चलो कोई बात नहीं। देखो इसमें क्या होता है, कई गांव को मिला के 4-5 गांव को मिला करके एक क्या बनाते हैं, न्याय पंचायत बनाते हैं। इसका कार्य कितना होता है, 5 साल का होता है। हालांकि आज के समय में इसकी बहुत ज्यादा रेलिवेंसी नहीं है। आई बात समझ में? इसमें ये भी नियम है कि सरकार एक न्यायाधीश नियुक्त करेगा और गांव के प्रधान रहेंगे मेंबर उसके रूप में, लेकिन सरकार करती वर्ती नहीं है। ये खाली एक कोरम है जो है, पढ़ना है और कुछ है नहीं। सब लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, थाने, और कहाँ पहुँच जाते हैं, न्यायालय। और आजकल तो FIR ऑनलाइन होता है, सारा काम तो मोबाइल के बटन का गेम है। कहीं RTI लगाना है, कुछ लगाना है, कुछ किसी को परेशान करना है, मोबाइल ही पर्याप्त है। सारा हथियार आपके एक जगह है। कहाँ कौन सी साइट खोल ली है, कहाँ पे क्या कंप्लेन करना है, एक जगह से बैठे बैठे सबको निपटा दे रहे हैं। आई बात समझ में? अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे लोक अदालत। ये कुछ इसमें रिबूट वगैरह हो रहा है क्या? लग रहा है कुछ इसमें अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा? नहीं गड़बड़ नहीं होगा। वही तो आया। या थोड़ी देर ऑफ कर देते हैं, थोड़ी देर रहने दीजिए। वही आएगा, रहने तो प्रिपेयर हो। देखिए लोक अदालतें, देखिए इसमें लिखा होगा बेटा, लोग नहीं लिखना नहीं, ऑलरेडी मैंने बना के भेज दिया आप तक। देखिए लोक अदालत एक ऐसा मंच या फोरम है जहां से मामले को न्यायालय में लंबित या अथवा अभी मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं हुआ है, यानी न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया है, को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें 2 तरह के मुकदमे आते हैं लोक अदालत में। जैसे कोई मुकदमा चल रहा है, अगर दोनों पार्टी समझौते के लिए एग्री हो जाती है, जैसे मान लीजिए ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लड़की हो क्या नहीं, मान लो लड़ रहे हो, ठीक है। अब ये 1-2 साल मुकदमेबाजी की, बाद में थक हार गई, कहीं ऐसा करो यार चलो समझौता कर लेते हैं, हटाओ, लड़ाई झगड़ा में क्या रखा है। तो दोनों पार्टियों के सहमति से ये मुकदमा कहाँ चला जाएगा, लोक अदालत में। ये महीने 2 महीने 4 महीने पे समय समय पे लोक अदालतें लगाई जाती हैं। उसकी नोटिस भी आता है कि लोक अदालत इसमें लग रही है,
और अगर आप लोग अपने मुकदमे को सॉल्व करना चाहते हैं, पार्टी अगर एग्री है तो आ जाएंगे, चाहे वो दाखिल हो चुका है या नहीं हुआ है अभी दाखिल, तो उस मामले को भी लोक अदालत में आप ले जा सकते हैं। ठीक, वहां जाएंगे, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि अगर मामला लोक अदालत में फैसला हो गया है, फिर आगे कहीं कार्रवाई आप नहीं कर सकते। लोक अदालत में कैसा भी मामला हो जाए, हाँ, कैसा भी मामला, नहीं, ऐसे मर्डर तक नहीं चला जाएगा लोक अदालत में। आज तक हमने क्या शुरू में कहा कि छोटे मोटे विवादों को निपटाना है, मृत्युदंड को नहीं आप जो है कर सकते हैं, यानी कि मर्डर केस को आप नहीं ला सकते हैं, मतलब छोटे मामले को लाना है, बड़े मामले को नहीं लाना है। वो मुकदमा स्टेट लड़ती है। जैसे अगर किसी का मर्डर वाला केस है, सामान्य मुकदमा, जब कोई मुकदमा ऐसा हो या क्राइम ऐसा हो जो लार्ज अमाउंट पर लोगों को प्रभावित करती हो, उस समय सरकार लड़ती है। तो सर वो लोक अदालत में नहीं, वो कहाँ जाएगा? नहीं, लोक अदालत में जनता की अदालत भी कहा जाता है। ये गांधी दर्शन पर आधारित है। जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 39A है, इसमें कहा गया है गरीबों को न्याय देने के लिए, यानी कोई भी गरीब न्याय से वंचित नहीं होगा, यानी कि गरीबों को न्याय देने के लिए सरकार क्या करेगी? व्यवस्था करेगी, या ऐसे नियम या ऐसे अदालतों का निर्माण करेगी जिसमें गरीबों को निःशुल्क, बिना किसी पैसे के, बिना किसी कोर्ट फीस के क्या मिल सके? न्याय मिल सके या विधिक सहायता। तो ऐसे मामले को अगर आप लोक अदालत में ले जाते हैं तो वहां पर कोई इसकी फीस नहीं लगती है। बात समझ में? सर ये जो लोन वाले मामले होते हैं भी लोक अदालत में जाते हैं, जा सकते हैं। लोन वाले मामले जाते हैं, जैसे बिजली उजली कनेक्शन वगैरह है, अदालत में जा सकते हैं, जाते हैं। हाँ, जाते हैं। जैसे बिजली का बिल है, मान लीजिए 1 लाख है, आप चाहते हैं कि हमारा आधा बिल माफ हो जाए, तो वहां से नोटिस जारी करके बिजली विभाग को भेजा जाता है। तो कभी कभी उनकी स्कीम होती है, भाई 1 लाख आपका है तो कहेंगे जितना ब्याज है वो माफ कर दीजिए, मूलधन दे दीजिए। या आपने मांगा कि एक बार में हम 1 लाख नहीं जमा कर पाएंगे, इसका मेरा इंस्टॉलमेंट बना दीजिए, छोटा छोटा कुछ माफ कर दिया जाए, और जो बचा हुआ अमाउंट है इसका क्या बना दीजिए? इंस्टॉलमेंट कर दीजिए। तो वो आपका इंस्टॉलमेंट बना देगा 10-10 हज़ार 55 हज़ार करके। ऐसे मान लीजिए अगर पार्टी एग्री है तो जा सकता है, अगर पार्टी ना एग्री हो तो नहीं जाएगा। इसमें कंडीशन है, दोनों पार्टी एग्री होनी चाहिए, बिना पार्टी के एग्री का मामला नहीं। ठीक, अगला ही एग्री हो। अब आप कहें नहीं हम ही जाएंगे, जब तक वो पार्टी तैयार नहीं होगी नहीं होगा। दोनों पार्टी पक्षकारों को आना पड़ेगा। इसका मिला करके, कुल मिला करके कंप्रोमाइज या समझौता समझ लीजिए। ठीक है, मेथड अलग है। अब देखिए लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया, जो लोक अदालतों को आयोजित करने और उनके कार्यों के संबंध में निम्न प्रावधान करता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय की देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने वैधानिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय वैधानिक सेवा प्राधिकरण, राज्य वैधानिक सेवा प्राधिकरण, जिला वैधानिक सेवा प्राधिकरण, लोक अदालतों को का आयोजन समय समय पर किया जाता है। मतलब सभी करते हैं, चारों कोर्ट करते हैं। जैसे मान लो कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 2 पार्टियां समझौता करना चाहती हैं, सुप्रीम कोर्ट करा देगा, हाई कोर्ट भी करा देगा, राज्य भी करा देगा, लोअर कहीं भी हो सकता है, एनीवेयर, एनी स्टेट हो सकता है। आगे देखिए, समांतर एक लोक अदालत में एक अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी और एक अधिवक्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक मेंबर होता है। एक जज होता है, एक अधिवक्ता होता है, एक कोई क्या होता है? सामाजिक कार्यकर्ता होता है। समांतर इन अदालतों में विवाह से संबंधित मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, पेंशन मामले, बिजली, टेलीफोन,
बिल से संबंधित मामले निपटाया जाता है, अर्थात इनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक या अधिक जन उपयोगी सेवाएं आती हैं। लोक अदालत की वैधानिक स्थिति दीवानी न्यायालय के निर्णय के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? दीवानी न्यायालय की। इसके लाभ क्या हैं? क्या लाभ हैं भाई इसके? क्या बेनिफिट्स हैं? अरे भाई, बिना पैसे का फैसला, जल्दी फैसला। अभी थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट हो जाइएगा सर, हम लेट आए थे ना, तो 15 मिनट सर। तो इस तरह इसमें देखो फायदा क्या है। एक तो समय की बचत, पैसे की बचत, मुकदमे की तुरंत सुनवाई, सबसे बड़े फायदे। यही 3 चीज तो आदमी का बर्बाद होता है मुकदमा, समय और पैसा, अब मिलता कुछ नहीं। तो वो चीजें अगर आपको अल्टरनेट मिल जाती हैं तो क्या फायदा है अपना समय वेस्ट करने से, दुश्मनी बढ़ाने से। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं है, इसके खिलाफ मुकदमे की, इस मुकदमे के खिलाफ कोई आगे अपील नहीं होगी। ठीक है, तो बाकी आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा, बाकी सिंपल चीजें कुछ नहीं है। अब डालिए हेडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक संस्थान। जैसे देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। पहला हम लोग पढ़ेंगे महान्यायवादी। क्या पढ़ेंगे? महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसी के महान्यायवादी के, यह केंद्र के स्तर पे काम करता है, इसी के पैरेलल होता है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। यस, महाधिवक्ता, यह आर्टिकल 165 में और यह आर्टिकल 76 में, 76 में। यह राज्य के स्तर पर एक केंद्र, एक पढ़ाएंगे, दूसरा अपने आप कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे CAG, हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग वित्त आयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। चौथा हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे UPSC, UPPCS एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये पढ़ेंगे। 3 हो गया। इसके बाद अगला SC आयोग, ST आयोग एंड OBC आयोग, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इनका हम लोग क्या करेंगे? स्टडी एक के बाद एक करेंगे। पहली हेडिंग डाल लीजिए महान्यायवादी। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। देखिए इसमें CAG आर्टिकल 148 में है, वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है, निर्वाचन आयोग 324 में है, UPSC 315 में है, ST आयोग 338 में है, 338A में है और एक OBC आयोग 338B में है। ये 3 है। 338 में SC आयोग, ST आयोग 338A, OBC आयोग 338B। ठीक है, इसको लिखवाएंगे भी हम। तो ये आपको पढ़ना है। पहला डाली हेडिंग महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। अब इसके बारे में जानिए महान्यायवादी। देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहले समझ लीजिए, अभी हम लिखवा देते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी, आर्टिकल 76 महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी जो नियुक्ति की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
यह देश का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? चीफ जस्टिस नहीं होता है, महान न्यायवादी होता है। इसकी नियुक्ति कितने दिन के लिए की जाती है? कार्यकाल बोलो भाई, 5 साल। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, जब तक आने की इनको हटाने का कोई तरीका या टाइम ड्यूरेशन नहीं है। अगला, इनकी योग्यता क्या होती है? बताओ भाई, क्वालिफिकेशन क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता। तो जज बनने की योग्यता क्या है? मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, या तो 5 साल हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किया हो, 10 साल तक हाई कोर्ट में वकालत किया हो, या बताओ भाई राष्ट्रपति की नजर में वह विधि का क्या होना चाहिए? ज्ञाता होना चाहिए। इसमें से कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन, इसका वेतन कितना मिलता है भाई? 2 ऐसा कुछ नहीं है। इसमें लिखा है इनको प्राश्रमिक, ये कौन सा होता है बेटा सर? हाँ, इसको दिहाड़ी कहते हैं। इसको दिहाड़ी, पारिश्रमिक का मतलब होता है दिहाड़ी, शुद्ध भाषा में, देसी भाषा में दिहाड़ी नहीं। इनका जो है, इनका देखो, इनको दिहाड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो दिहाड़ी तय होता है ये प्रेसिडेंट के पास होता 2.5 लाख मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर मिलता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड यूज किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक का हकदार होगा। यानी तो दिहाड़ी तय की जाएगी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आदमी परमानेंट कम, ये सरकारी मतलब ये परमानेंट पद नहीं है, या इनको सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता सरकारी कर्मचारी? इनको लड़ सकते हैं, चलो इस बात सही होगी, लेकिन सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं माना जाता, हम ये पूछ रहे हैं। गुड, पहला पॉइंट क्लियर। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। अगर आप सर्विस में जाएंगे 60 साल, 62 साल, 65 साल, आपका कार्यकाल सरकार में निश्चित है। कितने दिन तक आप सर्विस करेंगे, मरे मुरे नहीं, सस्पेंड नहीं हुए तब, तो ये आपका कार्यकाल फिक्स है। प्रारंभ बैंक का कार्यकाल नहीं फिक्स है, प्रसाद पर्यंत। दूसरा, इनका वेतन नहीं फिक्स है। सरकारी में आदमी क्यों जाता है नौकरी करने? कि हमारा वेतन फिक्स हो जाए और हमारी नौकरी परमानेंट हो जाए। यही तो 2 चीज सरकारी का मोहर है। पैसा तो प्राइवेट में भी मिलता है, पैसा तो प्राइवेट में भी मिलता है और गवर्नमेंट में भी मिलता है। सरकारी प्राइवेट में क्या सिक्योरिटी होती है कि हमारी नौकरी इतने साल के लिए पक्की, और हमारा वेतन ये स्लेब होगा और उसमें ये प्रमोशन, ये चीजें होंगी। प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं, मालिक मुफ्त नौकरी कर रहे हो, नाखून निकाल के बाहर फेंक देगा। तो जब किसी व्यक्ति का वेतन ना निश्चित हो, कार्यकाल न, तो काहे का सरकारी? क्यों भाई, गवर्नमेंट किस चीज का? तो वेतन इनका दिहाड़ी। ये अपना त्याग पत्र कभी भी राष्ट्रपति को दे सकते हैं, जब मर्जी रिजाइन कर। इनकी अधिकार और मर्यादाएं क्या होती हैं? पहले इनका अधिकार क्या होता है? ये संसद के दोनों सदनों में क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, मतदान कर सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं कर सकते हैं? मतदान करने का सांसद के बराबर ही बन जाए, ये संसद के सदस्य नहीं। हाँ, सिर्फ राइट आंसर। ये संसद के मेंबर नहीं है। जब सदस्य तो वोटिंग काहे करोगे? तुम्हारा काउंट कहाँ होगा? तो तुम मेंबर नहीं हो। ये मेंबर नहीं होते, इसलिए वोटिंग करने का राइट नहीं है। दूसरा, यह भारत सरकार के तरफ से भारत के किसी भी न्यायालय में मुकदमे की पैरवी कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ मुकदमा करेंगे तो कौन आएगा उधर से? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आएगा। हाँ, और क्या इनके पास क्या अधिकार है? अगर संसद की संयुक्त बैठक है, ज्वाइंट सेशन है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? ये भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं दे सकते हैं।
और इनके पास क्या अधिकार है? यह है संयुक्त बैठक हो गया, सब भाग लेना। हाँ, अगला देखिए, इनकी मर्यादाएं क्या हैं? यह उन मामलों में सलाह नहीं देंगे जिन मामलों की पैरवी भारत सरकार की तरफ से कर रहे हैं। जैसे मान लो आप मुकदमा गवर्नमेंट का लड़ रहे हो, सरकार के आदमी हो, पैसा सरकार दे रही है, और दूसरे पार्टी को आप सलाह दे रहे हो, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। कोई भी निजी मुकदमा तभी आप लड़ सकते हैं सरकार से परमिशन लेंगे। लड़ सकते हैं, कोई डाउट नहीं, सरकारी कर्मचारी आप नहीं है, लेकिन उसकी परमिशन सरकार से लेनी होगी। आई बात समझ? क्लियर? ये निजी मुकदमा ले सकते हैं, लेकिन ये सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। यह भारत का क्या होता है? प्रथम विधिक अधिकारी होता है। फटाफट लिख लीजिए, फिर आपके सर आ जाएंगे। नहीं यार, इतने में कैसे हो जाएगा? मतलब ओवरव्यू तो इतना ही है। उसी के अंदर इम्पोर्टेंट तो यही है। इम्पोर्टेंट तो मैंने सारी चीजें बता दी, इम्पोर्टेंट दीज आर इम्पोर्टेंट, लेकिन बट विस्तार से ऐसा करो, टाइम है नहीं, मैं अभी शाम वाम रात तक लिख के भेज दूंगा, मैं इनको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है? मान लो टाइम नहीं तो समझाने का मैंने पूरा समझा दिया, इसमें कुछ छोड़ा नहीं। ठीक, जनरली क्या होता है, जब सरकार बदलती है तो बदल जाती है। क्योंकि मान लीजिए मोदी जी ने किसी को अपॉइंटमेंट कर रखा है, मान लो कल को राहुल गांधी आ गए, क्यों कौन है इस समय भारत का कौन है? महान न्यायवादी कौन है? वेंकटेरमणु, क्या नाम है? हाँ, उन्हीं का कार्यकाल बढ़ा दिया। ठीक, पहले कौन थे? नहीं, जब तक मोदी जी हैं तब। अब भैया ये तो हम नहीं जानते हैं, वो तो कहते हैं आई एम नॉट बायोलॉजिकल, तो परमात्मा ने भेजा है। परमात्मा ही जब जिसके ऊपर हाथ रख देंगे उनकी बातें खत्म। बिहार का हाल आप देख ही रहे हैं। अब इसमें हम नहीं कुछ जानते हैं, बस वेट करिए और देखिए। 34 तक जिएंगे कि 50 तक हमें नहीं पता है।